गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन देख रहे थे एमएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और वहाँ अपन ने क्या देखा था, फोटो केमिस्ट्री। अपन ने फोटो केमिस्ट्री देख ली थी और फोटो केमिस्ट्री में अपन ने क्या क्या बातें कर ली थी भाई, क्या क्या बातें कर ली थी, उन सब की मैं चर्चा करूँगा एक बार फिर से। यहाँ पर क्या क्या बातें करी थी भाई अपन ने। यहाँ पे अपन ने देखा था फोटो केमिस्ट्री होती क्या है, फोटो का मतलब क्या होता है भाई, लाइट से होता है, मतलब लाइट से यहाँ पे मतलब होता है, यानी कि मैं फोटोन इंड्यूस्ड करा रहा हूँ, इंड्यूस फोटोन का इंड्यूस। और ये क्या होता है, यूवी एंड विजिबल रीजन में होता है, यूवी एंड विजिबल में इसकी जो रेंज होती है वो लाइज करती है, यानी 200 से 800 नैनोमीटर के बीच ही यहाँ पे हमने देखी थी ये बातें। तो मैंने बताया था भाई फोटो केमिस्ट्री में अपन यहाँ कैसे बात, यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया था, उस सैंपल में क्या देखा बता भाई, मैंने जब कोई इंसिडेंट लाइट गिराई थी आई नोट, तो वो कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ ट्रांसमिट हो रही थी एंड कुछ ऑब्जर्व हो रही थी। ये बातें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी थी भाई, एक एक बातें अपन ने देखी थी। अगर मैं अब बोलना चाहूँ फिर अपने पास क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट हो रही थी भाई, अरे भाई रिफ्लेक्ट यहाँ पे मैंने आई इंसिडेंट लाइट कराई, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जैसे आई सैंपल से टकराई और वो वापस चली गई, उसको बोल रहे थे हम रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट से मतलब था यहाँ। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई साहब ट्रांसमिट हो रही थी, जैसे ही मैं सैंपल पे लाइट डाल रहा था, जैसे ही मैंने सैंपल पे लाइट डाली और वो सीधी की सीधी यहाँ से निकल गई, उसका कुछ रोल ही नहीं रहा भाई। फिर मैंने यहाँ पे एक बात और बताई, एब्जॉर्प्शन वाली। और भाई साहब जब कोई सैंपल पे अपन रेडिएशन डाल रहे हैं तो उसके द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब करी जा रही है, उस पदार्थ के द्वारा, अणु के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब करी जाती है उसको बोल लेते अपन अवशोषित। ठीक है भाई, अवशोषण हो रहा था लाइट का। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे इंसिडेंट जो लाइट है, आ रही जो लाइट है, उसके बराबर अगर मैं टोटल लिखता हूँ तो ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड प्लस आई एब्जॉर्प्शन, ये बात होती है इंसिडेंट लाइट के लिए। अब अगर अपन नेक्स्ट बात यहाँ करें, अपन ने देखे थे रूल्स, कुछ रूल्स देखे थे भाई, बियर लैम्बर्ट लॉ, उसके बाद देखा ग्रोथस-ड्रॉपर रूल, उसके बाद देखा स्टार्क आइंस्टीन रूल, इन सब की बातें करी। फिर अपन ने एक देखा ज़ेबलोंस्की डायग्राम, जिसकी अपन ने बातें की और उसके बारे में डिटेल से अपन ने पढ़ाई करी भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया भाई आपको, 3 रूल, बियर लैम्बर्ट लॉ, फिर मैंने बताया तुम्हें ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, फिर मैंने बात करी यहाँ पे स्टार्क आइंस्टीन की, फिर चौथा अपने क्या देखा था, ज़ेबलोंस्की डायग्राम। ये सारी बातें देखी थी। तो यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ तो क्या था, जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या थी, दूरी, यानी कि जब सैंपल पे अपन कोई लाइट डाल रहे थे तो उनकी जो दूरी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अपन ने लिखा था -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। फिर अपन ने एक बात और लिखी कि di/dx जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई नोट को, जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके। फिर अपन ने देखा यहाँ पे क्या, ग्रोथस-ड्रॉपर रूल, और ग्रोथस-ड्रॉपर रूल क्या बता रहा था भाई, क्या बता रहा था यहाँ पे, ग्रोथस-ड्रॉपर जो रूल था तो उसने बताया था कि भाई जो 3 लाइट थी, यानी एक रिफ्लेक्टेड लाइट, एक ट्रांसमिट लाइट और एक कौन सी थी, एब्जॉर्प्शन लाइट। तो जो केमिकल रिएक्शन में जो काम में आती है वो आई एब्जॉर्प्शन, जो लाइट अवशोषित होती है पदार्थ के द्वारा, उसी का रोल होता है। बाकी जो ये लाइट और ये लाइट होती है उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब मॉलिक्यूल अपनी होमो से ल्यूमो में लाइज करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन होमो से निम्न लेवल से हाई लेवल में जाएगा, तो वहां पे जो रिएक्शन होती है
वो सिर्फ अवशोषित की वजह से होती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। फिर स्टार्क आइंस्टीन आए। स्टार्क आइंस्टीन ने क्या बताया था भाई, जो ये कुछ इस तरीके से बताया, E बराबर एच म्यू अपने देखा, और एनर्जी जो होता है एन नोट यानी अवगाद्रो नंबर के। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला ट्राई कराता है इन सबसे, 2 × 10⁸ लैम्डा ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक अणु के द्वारा अवशोषित कई एनर्जी जो है वो किसके बराबर थी भाई, यहाँ पे किसके बराबर थी, एक अणु के द्वारा जो अवशोषित की गई एनर्जी थी वो किसके बराबर थी भाई, यहाँ पे 1 आइंस्टीन के बराबर थी। यानी 1 मोल अणु की बात करी थी, तो मैंने बोला था 1 मोल मतलब 1 Na मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल की मैं जब बात करूं तो Na मॉलिक्यूल का मतलब है 6.023 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6.2023 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होता है, Na अवगाद्रो नंबर के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। फिर अपन ने बात करी ज़ेबलोंस्की के बारे में। अब अपना टॉपिक जो चल रहा था उसके बारे में अपन बात करेंगे भाई। ये मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे बेसिक सा आइडिया दे दिया जो अपन ने पढ़ा था पहले, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे ज़ेबलोंस्की में 5-6 बातें पढ़ी थी अपने। क्या क्या पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन, रेशिमाइजेशन, उसके अलावा फिर अपन ने देखा रेशिमाइजेशन के बराबर बाद में आईसी इंटरकन्वर्जन, उसके बाद में अपन ने बात की फ्लोरोसेंस की, प्रतिदीप्ति के बारे में, फिर अपन ने बात करी यहाँ पे इंटरकन्वर्जन इंटरसिस्टम क्या आईएससी इंटरसिस्टम, और उसके बाद में अपन ने बात की फॉस्फोरेंस की। फिर मैंने एक बात और करी थी भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंस की। फिर डिफरेंस के बाद में अपन ने क्या देखा था भाई, इनके उपयोग देखे अपन ने, प्रतिदीप्ति यानी फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस के बीच यूजेज क्या थे, इनके यूज देखे अपन ने, ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास एक टॉपिक आया था फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी कि प्रकाशुग्राहीकरण। तो मैंने बात करी थी कि फोटोसेंसिटाइजेशन होते क्या है। किसकी बात कर रहा था मैं भाई, किसकी बात कर रहा था, फोटो सेंसिटाइजर या सेंसिटाइजेशन, प्रकाशुग्राही कारकीकरण की बात करूंगा भाई मैं यहाँ पे। होता क्या है प्रकाशुग्राही कारक, ये बातें अपने देखी थी। क्या होते हैं भाई कि ऐसे पदार्थ जो मतलब खुद क्या होते हैं, फोटोन के प्रति या प्रकाश लाइट के प्रति क्या होते हैं, सुग्राही, यानी वो रिएक्टिव होते हैं। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं यहाँ पे क्या भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि होते क्या है भाई सुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजेशन होते क्या है, ऐसे मतलब होती है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है कि वो रिएक्ट नहीं करती फोटोन्स की, मतलब जैसे मैं उन पे फोटोन डालूंगा किसी भी रिएक्शन पे तो क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा मॉलिक्यूल, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इनमें मैं क्या कर दूंगा, इनमें मैं क्या कर दूं, फोटोसेंसिटाइजेशन मिला दूं, यानी कि प्रकाश सुग्राही कारक मिला दूं, तो वहां पे क्या होगी, वो रिएक्शन होने लगे जाएगी। इतनी बातें अपने करी थी। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा आप, मैंने आपको बता दी थी सारी बातें। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि फोटोसेंसिटाइजेशन जो होते हैं उससे कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे अपन। एक एग्जाम्पल के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था भाई, शायद 2 एग्जाम्पल्स देख लिए थे अपन ने। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। एक तो मरकरी द्वारा प्रकाश सुग्राही कारक यानी H2O2 की जब मैं क्रिया किससे करा रहा था, H2O2 की जब मैं क्रिया Hg की प्रेजेंस में फोटोन दूंगा तब ये रिएक्शन हो जाएगी।
अगर Hg नहीं दूंगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं CO और H2 के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, अगर CO और H2 को मैं फोटोन देता हूं तो वो रिएक्शन नहीं होगी भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अब क्या कर दें, यहाँ पे अपन फोटोसेंसिटाइजेशन मिला दें। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं CO और H2 की अगर क्रिया कराऊंगा और इसमें क्या मिला दूं Hg और फिर फोटोन दूंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी और फॉर्म में एल्डिहाइड यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई कि फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है भाई, अगर मैं अब इसमें बात ये करूं कि रिएक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म की, यहाँ पे अगर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए भाई कैसे होगी। सबसे पहले Hg जो होता है मरकरी, वो फोटोन लेके अपना क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा, एक्टिव एनर्जी वाला वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये एक्टिव एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे H2 से क्रिया करेगा और H2 को क्या कर देगा, एक्टिव बना देगा, यानी एक्टिव कर देगा इसको। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई। अब ये H2 क्या करता है, देखिए भाई रिएक्शन करने लग जाएगा। अरे भाई यहाँ पे क्या करेगा, H2 एक्टिव तो हो ही गया ना, अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा भाई, ऐसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब अगर मैं बात करूं H और CO की, जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे बनेगा क्या भाई, HCO बन जाएगा। HCO बन गया, अरे भाई रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई, इसका काम हो गया, इतना ही था, इसको एक्टिव कर दिया। अब यार आगे रिएक्शन को प्रोड्यूस कर देगा, ट्रिपलेट से सिंगलेट बनाएगा। ठीक है भाई, ट्रिपलेट से सिंगलेट बनाएगा और फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आके वो केमिकल एनर्जी को या फोटोकेमिकल रिएक्शन करने लग जाएगा। HCO और HCO मिलकर, HCO एंड HCO मिलकर यहाँ पे रिएक्शन क्या कर देंगे, या तो HCHO4 में एल्डिहाइड एंड यहाँ पे HCO एंड HCO मिलकर क्या कर दे, एक CO2 को बाहर कर दे। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और बन सकता है भाई, यहाँ पे वो बनता है ग्लाइकोक्सेल, यानी कि CHOCH ग्लाइकोक्सेल भी बन जाता है और ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई कि यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर होता क्या है, फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो गई। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो क्या कर सकता हूं कि एक देखना भाई, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो जब 6CO2 एंड H2 की जब मैं रिएक्शन कराता हूं, 6H2 की जब मैं रिएक्शन कराता हूं, फोटोन दूंगा तो ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अपन को पता है जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे अपन को फोटोसेंसिटाइजेशन कराना पड़ेगा या उसमें मिलाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल। ये भाई साहब अपन को पता है ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनता है और वो क्या होता है, अरे भाई अपनी बॉडी या कोई भी पेड़ जो भी होते हैं उनमें ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्लोरोफिल क्या करते हैं, जैसे क्लोरोफिल का काम क्या होता है, आपने भी देखा होगा बायोलॉजी में आता ही, क्लोरोफिल पत्तियां टहनियां होती है उनमें पाया जाता है भाई, जो प्रकाश का क्या करते हैं, फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं और उनका काम क्या होता है, यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो ऐसे होगी ये रिएक्शन, 6CO2 6H2, जब मैं इसकी क्रिया किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा भाई, क्लोरोफिल। और मैं जब इसको फोटोन दूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 बनता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए भाई यहाँ पे
मैं ये बोलूँ कि भाई क्लोरोफिल को मैंने फोटोन दिया तो एक्टिव बना, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या था भाई? क्लोरोफिल का इतना काम था यहाँ पे C6H। अब देखिए, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटोन दिया, और फोटोन किसको दिया? क्लोरोफिल को दिया। मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल को फोटोन दे दिया साहब, इसको मैंने फोटोन दे दिया, तो ये एक्टिव वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल एक्टिव। अब एक्टिव बन गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्टिव बन गया, तो अब ये एक्टिवेटेड एनर्जी वाला जब H2 के साथ क्रिया करेगा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा और H2O जो होगा वो एक्टिव में बदल जाएगा या वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में बदल जाएगा। अब होता क्या है, जो H2 होता है एक्टिव H2O C6CO2 के साथ क्रिया करेगा, ठीक है भाई, और क्या बना देगा? C6H12O6 बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल किस काम में आ रहा है भाई? यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन के काम में आ रहा है, क्लोरोफिल काम में आ रहा है फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन होते क्या है? प्रकाश सुग्राह्य कारक, यानी कि जब रिएक्शन होती नहीं तो उस रिएक्शन को वो करना स्टार्ट करते हैं, यानी वो रिएक्शन करवाना चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो जाए। जब रिएक्शन नहीं हो रही तो वो क्या करेंगे, उस रिएक्शन को आगे प्रोड्यूस कर देंगे और रिएक्शन हो जाएगी भाई, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये सारी बातें आपको अच्छे से मैंने समझा दी है भाई। अब देखते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो होता क्या है, वो किस तरह काम करती है, और देखते हैं उसका काम, देखते हैं वो फोटोसेंसिटाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई। हाँ भाई, अब बात करेंगे यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन की और उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात मैं करूँगा भाई। मैकेनिज्म होती क्या है उसकी वो देखते हैं कि वो किस तरह काम करेगा, ये सारी बातें देखेंगे भाई, किस तरह काम करेगा। देखिए भाई, फोटोसेंसिटाइजेशन की वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, फोटोसेंसिटाइजेशन जो है वो कैसे काम करता है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे पहली बात तो ये बता दूँ आपको कि होते क्या कौन कौन से है फोटोसेंसिटाइजेशन, जो मतलब रिएक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, जिंक, कैडमियम, ठीक है भाई। इसके अलावा आता है यहाँ पे मरकरी, जो अपन ने अभी लिखी, SO2 एंड बेंजोफिनोन, BHCO। ये सारे कैसे होते हैं, एक तरीके के और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऐसे वो होते हैं जो यहाँ पे रिएक्शन को करवाते हैं। यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं या इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी तो आप समझ जाना ये काम क्या करते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन का। यानी कोई भी जब रिएक्शन हो और उसमें कंडीशन आ जाए फोटो और इनमें से कुछ जिंक आ जाए, कैडमियम आ जाए, कुछ भी आ जाए एंड सो ऑन, तो समझ जाना भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये होती है। तो पहली बात आप लिख लीजिएगा इसके अंदर कि ये क्या करते हैं, ये सारे जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस चीज़ की, तो वो देखिए भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे इसकी क्रियाविधि क्या होती है, तो मैंने एक दिन एक चीज़ बताई थी आपको
कि ये किसी की इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है S0 और S1। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बताए और जब मैंने एक फोटोन डाला था इसमें तो यहाँ पे हो क्या रहा था, एक की स्पिन ऐसी थी और एक की स्पिन ऐसी थी, यानी कि यहाँ पे स्पिन चेंज नहीं हो रही थी। तो मैंने बताया था कि ये तो होगा क्या, सिंगलेट। भाई जेबलॉन्स्की में देखा था अपन ने। इसके अलावा अगर दूसरी मैं बात करूँ, उसको मैं फोटोन दूंगा तो यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ पे क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो ये क्या आता, ट्रिपलेट। ये क्या था भाई, ट्रिपलेट था। और वो कैसे था ट्रिपलेट, अपन ने 2s+1 का जो फॉर्मूला था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, उससे अपन ने कैलकुलेट करी थी भाई। तो अगर अब मैं ये बोलना चाहूं कि अपन ने जेबलॉन्स्की में एक चीज देखी, क्या भाई, जेबलॉन्स्की में अपन ने एक चीज देखी थी डायग्राम में कि जब कोई ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है मॉलिक्यूल, तो ये तो रिएक्शन होती है, वो फास्ट रिएक्शन होती है। मैंने ऐसा बनाया था जेबलॉन्स्की। और ये उसकी क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट होती थी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा था कि एक जो था, ये जो ट्रिपलेट थी, ट्रिपलेट, और ये क्या थी उसकी सिंगलेट। तो यहां से जब यहां तक एनर्जी गैप ज्यादा होता है, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, एक बार अच्छे से समझना भाई। ये सिंगलेट की, ये कौन सा था, एक्सेप्टर मान लो या कोई ए मान लो, यानी कि ये तो कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे CO की अपन ने अभी देखी। तो ये तो उसके एनर्जी लेवल्स S0 से S1 ऐसे मान लो, ये तो सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है। अब अगर मैं इसमें बात क्या करूंगा, इसमें अगर मैं ट्रिपलेट की अगर बात करूंगा तो अपन फोटोसेंसिटाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फोटोसेंसिटाइजेशन का रूल क्या होगा। देखो ये प्रोसेस जब हुई थी कि फोटोन का जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो यहाँ पे ये वाली प्रोड्यूस, तो ये वाली प्रोसेस तो क्या हो रही थी, तेज गति से हो रही थी। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थी वो तो तेज गति से, यानी कि सिंगलेट में स्पिन क्या थी, ऐसे और ऐसे थी, उल्टी थी। तो वो तो क्या होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि वो मैंने क्या बताया, यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी यहाँ पे सेंसिटाइजेशन का कोई काम है, ये है सेंसिटाइजेशन। तो इसमें अपन को पता है जब इलेक्ट्रॉन है ये फोटोसेंसिटाइजेशन में, यहाँ से यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इसमें क्या होता है, ये वाला एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ये वाला कम होता है। तो ये क्या करेगा, इसकी अपनी स्पिन चेंज करने में तो टाइम लगा देगा। ट्रिपलेट क्या करता है, अपनी स्पिन चेंज करने में टाइम लगा देगा भाई, टाइम लगा देगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो सेंसिटाइजेशन अपनी एनर्जी इसको दे देगा। और ये वाला यहाँ पे आया था, अपन ने एक स्टेप देखी थी, थर्ड स्टेप जो थी IC वाली, ISC वाली, कि मॉलिक्यूल अपनी सिंगलेट केस से क्या होता है, ट्रिपलेट में चेंज हो जाता है। ट्रिपलेट में चेंज हो गया तो यहाँ से यहाँ एनर्जी का गैप ज्यादा हो गया, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिंगलेट पे नहीं आ पाता और रिएक्शन नहीं होती। लेकिन सेंसिटाइजेशन क्या करेगा, अपनी एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसको, ट्रिपलेट को, और ट्रिपलेट की एनर्जी बढ़ा देगा। और एनर्जी जैसे बढ़ेगी यहाँ पे अपनी, और यहाँ पे सिंगलेट पे आके गिर जाएगी, और ऐसे में वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ये होता है सेंसिटाइजेशन का काम। अब एक रिएक्शन के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया A, ठीक है भाई, और उसको मैंने दिया फोटोन H में, तो मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो होती कौन सी है, सिंगलेट। अब अपन ने देखा कि ISC द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, ये अपनी ट्रिपलेट में चला गया। अरे ISC का काम क्या होता है भाई, ट्रिपलेट में भेजना। तो अब रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, तो आगे हो नहीं पाती है भाई। जैसे मॉलिक्यूल है वो, अब इसकी एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता नहीं है अपन को। ठीक है भाई। अब होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, देखिए भाई, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेंसिटाइजर S मान लो। अब इसको मैं जब फोटोन डालूंगा तो ये अपनी सिंगलेट में बन जाएगा, और फिर ट्रिपलेट जैसे ISC आएगा ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा।
तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि एनर्जी गैप इसमें भी ज़्यादा है। लेकिन ये अपनी एनर्जी जो है इस सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट को दे देगा, इस वाले को ग्राउंड स्टेट को दे देगा, यानी कि इस वाली ग्राउंड स्टेट को दे देगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये जैसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट बना देती है, यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है, यानी एनर्जी गैप इनके बीच में क्या होता है, लार्ज होता है। इस वजह से वहाँ पे जो रिएक्शन होती है फोटोसेंसिटाइजेशन वाली, फोटोसेंसिटाइजेशन ऐसे काम करता है, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई रिएक्शन करवाया भाई, ट्रिपलेट में बदल गई लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि एनर्जी गैप यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रिएक्शन वहाँ पे क्यों प्रोड्यूस नहीं होती। अब एनर्जी गैप ज़्यादा कैसे, मतलब समझो इस चीज़ का कि भाई साहब ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, उसकी स्पिन जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो स्पिन चेंज होने की वजह से वहाँ पे होती क्या है, रिएक्शन स्लो पड़ जाती है। रिएक्शन में मतलब जो यील्ड बनती है वो बहुत ही कम मात्रा में बनती है। अब कम मात्रा से मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई जब अपना मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में है तो उसकी स्पिन क्या है, उल्टी है, इसकी और इसकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपनी स्पिन को वापस पहले क्या करेगा, उल्टी बनाएगा, अरे स्पिन कन्वर्जन इन्वर्जन करेगा, स्पिन उल्टी करेगा। तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे स्पिन से मतलब क्या है, इन्वर्जन से मतलब क्या है, स्पिन इन्वर्जन इसको बोलते हैं कि वो जैसी थी वैसी की वैसी बनाएगा पहले। भाई जैसे यहाँ पे सिंगलेट में ऐसे और ऐसी थी, और यहाँ पे कैसी होगी ट्रिपलेट में ऐसी हो गई, उल्टी हो गई, तो ये पहले अपनी रिएक्शन करने से पहले अपनी स्पिन को इन्वर्स करेगा, यानी वापस वैसी की वैसी बनवाएगा, उसकी इन्वर्जन, उसकी स्पिन इन्वर्जन उसको बोलते। तो जब ये अपनी स्पिन को यहाँ पे क्या करेगा, चेंज करेगा या वैसी की वैसी करेगा, तो कुछ एनर्जी तो वहाँ पे वैसे लॉस हो जाएगी, तो रिएक्शन के लिए तो कुछ एनर्जी उसके पास बहुत कम बचेगी, और इस एनर्जी को जब वो रिलीज करेगा तो वहाँ पे टक्कर पैदा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच। तो वहाँ पे टक्कर पैदा होने की वजह से वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे होगा क्या भाई, यहाँ पे जो ट्रिपलेट है उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा सेंसिटाइजर। उस सेंसिटाइजेशन जैसे ही अपनी एनर्जी ट्रिपलेट को देगा, और ट्रिपलेट क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में यहाँ किसको दे देगा, एनर्जी, अपनी आगे रिएक्शन को प्रोड्यूस करवा देगा कि रिएक्शन हो गई। तो ऐसे यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन का वर्क होता है भाई, ऐसे यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन का वर्क होता है। ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेना भाई, अच्छे से समझना इस चीज़ को, एग्जाम में कंफर्म आएगा भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और फोटो वैसा बहुत छोटी यूनिट है और बहुत इजी है, तो कोशिश ये करना, हाँ थ्योरेटिकल है पूरा, कोशिश ये करना कि यहाँ पे आराम से हो जाए। तो एक बार अच्छे से देखना भाई, इस वाली चीज़ों को दोबारा से समझने की कोशिश करना। देखो मैंने क्या बताया है कि कोई रिएक्शन मैंने करवा दी है यहाँ पे, ठीक है भाई, रिएक्शन मैंने करा दी, रिएक्शन मैंने करा दी। अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा, चलो ट्रिपलेट बन भी गया तो यहाँ से ये रिएक्शन नहीं हो रही। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये सेंसिटाइजर होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना, यानी रिएक्शन नहीं हो रही थी। अरे भाई सेंसिटाइजर क्यों ला रहे थे अपन, सेंसिटाइजेशन का काम क्या था, रिएक्शन को करवाना। तो रिएक्शन होगी किस कंडीशन पे, रिएक्शन तब होगी जब अपन ने उसके अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड मिलाया, ऐसा कुछ मिला दिया जिसकी वजह से रिएक्शन होने लग गई। अब मैंने यहाँ पे सेंसिटाइजेशन का नाम लिया, मैंने जैसे सेंसिटाइजेशन को फोटोन डाला, यहाँ पे वो एक्टिव फोटोन में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही उसमें ISC की होगी वो ट्रिपलेट में चला जाएगा और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये ट्रिपलेट जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वो किसको करेगा भाई, ट्रांसफर यहाँ पे, सॉरी भाई, यहाँ पे ट्रांसफर करता है ट्रिपलेट को, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा इसको, तो इससे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा।
तो इस वाली जैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये अपना मॉलिक्यूल जो ट्रिपलेट वाला था वो क्या करेगा, आगे रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और अपन को कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो ये बात होती है फोटोसेंसिटाइजेशन की। अगर मैं आपको एक चीज़ से समझाना चाहूँ इस वाले से, ये था अपने पास एक्सेप्टर, मान लो एक फॉर एग्जांपल एक्सेप्टर, ये अपना था सिंगलेट और ये था अपना ट्रिपलेट, सॉरी सिंगलेट की स्टेट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो अब्जॉर्प्शन वाली क्रिया तो यहाँ पे फास्ट हो जाती है। फिर अपन ने यहाँ पे जेब्रोंस्की में देखा था कि ट्रिपलेट वाली ISC से ट्रिपलेट बन जाता है, ट्रिपलेट बन गया था भाई, ट्रिपलेट बन गया। और अब यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, ये ट्रिपलेट की ग्राउंड स्टेट मान लो और एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं अपन। अब होगा क्या, यहाँ पे जो सेंसिटाइजर था अपना, सेंसिटाइजर वो क्या था, देखिए ये था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे अब ये होता क्या है, ये वाली जो एनर्जी का गैप होता है वो ज्यादा होता है, तभी तो रिएक्शन नहीं हो पाती, तभी तो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अपन ने देखा जो सिंगलेट वाला तो था, जो सेंसिटाइजेशन था वो क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन ट्रिपलेट की खास बात क्या है कि ये एनर्जी इसके पास कम क्यों पड़ी, यहाँ से दूर क्यों पड़ी, किस वजह से रही, क्योंकि अपन को पता है ट्रिपलेट में क्या होता है, स्पिन इन्वर्जन की प्रोसेस होगी। स्पिन इन्वर्जन से मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पिन ऐसे है जबकि यहाँ पे स्पिन ऐसे है, यानी जैसी थी वैसी। अपनी स्पिन को चेंज करने के लिए उसके पास क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को खुद खर्च करना पड़ेगा भाई, तभी तो स्पिन वापस वैसी की वैसी होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेंसिटाइजर था वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी यहाँ पे क्या कर देगा, फोटोन दे देगा या एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से स्पिन इन्वर्स होके यहाँ पे अपन को फोटोन डाल देगा भाई। और डालने की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आगे प्रोड्यूस हो जाएगी और रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाएगी और अपन को कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्या बताई भाई, किसके बारे में बताई है, फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में बताई है भाई। वो फोटोसेंसिटाइजेशन होते क्या है, फोटोसेंसिटाइजेशन होते क्या है कि किसी भी पदार्थ या कोई भी रिएक्शन अगर होती नहीं है फोटोन देने पर, तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे होगा फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं सेंसिटाइजेशन डालूंगा वहाँ पे और रिएक्शन हो जाएगी। अब मेरी बात और समझना है, एक बार इस चीज़ को और समझने की कोशिश करना। ये रिएक्शन हो गई, अब ये मान लो एक्सेप्टर है कोई, यानी कि लेने वाला, और डी यहाँ पे डोनर, देने वाला मान लेता हूँ, ये सेंसिटाइजेशन मान लेता हूँ, ये कोई रिएक्शन है। सेंसिटाइजेशन को जैसे ही मैं फोटोन दूंगा यहाँ पे ये क्या होगा, एक्टिव और सिंगलेट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सिंगलेट में चेंज होगा, अपन को पता है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी भाई, ISC, और ये क्या हो जाएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा। अब ये ट्रिपलेट जो एक्टिव है वो क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट, यानी मैंने बताई थी ना अभी, ग्राउंड स्टेट वाली को देगा। जैसे ये देगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो हो जाएगा ट्रिपलेट में चेंज, और ये डी जो है अपनी एनर्जी दे के ये क्या हो जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में रह जाता है। और जैसे यहाँ पर ट्रिपलेट जो ए है एक्सेप्टर वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो ये वाली आप रिएक्शन लिख लीजिएगा भाई, ये वाली रिएक्शन लिख लीजिएगा। मतलब समझना है, यहाँ पे मैंने सेंसिटाइजेशन था उसको फोटोन दिया तो ये अपनी क्या हुआ, सिंगलेट में चला गया। अब सिंगलेट से ISC की प्रोसेस के द्वारा ये क्या होगा, ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा, ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा। और ये क्या करेगा, अपनी ग्राउंड ट्रिपलेट से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट को दे देगा, ग्राउंड स्टेट वाले को दे देगा। और जैसे यहाँ पे एनर्जी ग्राउंड स्टेट को देगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रिपलेट में चला जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन से प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन से अपन को स्पिन इन्वर्जन के दौरान रिएक्शन से अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे अपन ने किस में देखी है भाई, ये सारी बातें होती है फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में।
इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई अब तो आपको। तो सेंसिटाइजेशन में अगर लिखना चाहोगे प्रोसेस में, अगर आप लिखना चाहो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले लाइन में लिख लीजिएगा भाई कि प्रकाश सुग्राही कारक मरकरी, कैडमियम, जिंक, SO2, बेंजोफिनोन जैसे पदार्थ प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करने के पश्चात पहले अवशोषण करने के पश्चात पहले एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में एवं उसके पश्चात ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इतनी बात लिख लीजिएगा आप भाई इसमें। फिर अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में उच्च एवं निम्न एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण, मैंने बताया भाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सिंगलेट में क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। इसी को तो बोलते हैं भाई विपरीत चक्रण, एक ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे अपने विपरीत, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होता है, विपरीत चक्रण होता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट आगे लिखना तुरंत निम्न, यहाँ से लिखेंगे इसलिए उच्च एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन तुरंत निम्न एनर्जी लेवल में लौट सकता है एवं अपनी एनर्जी को मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। मैंने बताया था भाई ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत कम समय में कंप्लीट होती है, तुरंत रिएक्शन हो जाती है सिंगलेट की, भाई इसको स्पिन चेंज ही नहीं करनी पड़ रही, जैसी थी वैसी की वैसी है, तो एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा, तो ये जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। इतनी बात लिख लीजिएगा, बहुत कम समय लगता है। इस कारण सिंगलेट स्टेट का अस्तित्व बहुत ही कम समय तक बना रहता है, इतने कम समय में किसी दूसरे अणु से टकराकर अपना प्रकाश सुग्राहीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न करना कठिन होता है। इतने समय में दूसरे अणु से टक्कर कर प्रकाश सुग्राहीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न करना कठिन होता है। इतनी बात लिख लीजिएगा भाई आप, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके पश्चात क्या होता है, इसके विपरीत ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, मैंने बताया ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में हाई व लोअर एनर्जी लेवल में उपस्थित हाई और लोअर एनर्जी लेवल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होता है, यानी कि स्पिन जो होती है दोनों की एक जैसी होती है, समान होता है। इस कारण जब हाई एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल की ओर स्थानांतरित होता है, इसे अपने चक्रण की विपरीत करना, क्या होता है जब हाई एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल की ओर स्थानांतरित होता है, इसे अपने चक्रण को विपरीत करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जिस कारण ट्रिपलेट स्टेट अधिक समय तक जीवित रहती है और इस समय में यह किसी दूसरे अणु से टकराकर प्रकाश सुग्राहीकरण की प्रक्रिया को उत्पन्न कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट प्रकाश सुग्राहीकरण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आप लिख लीजिएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस है वो लिख लीजिएगा भाई।
ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है भाई। ये होते हैं भाई साहब फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होते हैं भाई? जब किसी पदार्थ को जो क्या हो, प्रकाश के प्रति क्या हो, सुग्राही हो, वो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता हो, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि जब किसी पदार्थ को, जब कोई मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है, उसमें पदार्थ डाल दूँ मैं, फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम, Hg, बेंजोफिनोन, ये सब डाल दूँ, तो यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे क्या होता है? वो रिएक्शन को आगे इन्वॉल्व कर देंगे, आगे प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जब मैं किसी भी सेंसिटाइजेशन को फोटोन डाला, वो अपनी सिंगलेट में गया, सिंगलेट से जब ISC प्रोसेस होती है, ISC का मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इसमें क्या होता है, जो सिंगलेट होता है वो ट्रिपलेट में चेंज हो जाता है। और जैसे ही ट्रिपलेट में चेंज हो गया भाई, यहाँ पे हुआ है क्या, सैंपल जो अपन ने लिया उस पर ट्रिपलेट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट अपनी ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट अपन को जो है वो मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अब देखिए भाई अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आज। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने स्टार्क-आइंस्टीन रूल तो पढ़ा था, और स्टार्क-आइंस्टीन में मैंने एक बात बताई कि एक अणु मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है भाई, एक आइंस्टीन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है भाई, या उसके बराबर होती थी। ये बात मैंने आपको बताई थी भाई। देखना भाई साहब यहाँ पे क्या होता है। देखिए भाई यहाँ पे होगा क्या, वो देखते अपन बात उसकी करते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या भाई, मैंने आपको बताया था कि एक अणु मॉलिक्यूल जो होता है, एक अणु मॉलिक्यूल जो होता है तो किसके बराबर होता है भाई, Na, यानी कि क्वांटम नंबर, सॉरी यहाँ पे अवगाद्रो नंबर के बराबर मैंने आपको बताया था। एक अणु मॉलिक्यूल जो होता है वो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करता है, किस, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एनर्जी की, तो अपन ने देखा था एक फॉर्मूला, आइंस्टीन कितना 2 × 10⁸ लैम्डा, ये था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि भाई एक जो अणु मॉलिक्यूल है वो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था, एक आइंस्टीन के बराबर एब्जॉर्व कर रहा था। तो यहाँ पे जो टॉपिक है अपना क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड यानी कि मात्रा से है, मतलब तो क्वांटम यील्ड से मतलब क्या है यहाँ पे कि जब कोई मॉलिक्यूल, एक आइंस्टीन कितना, एक अणु मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, एक आइंस्टीन के बराबर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था भाई। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि क्वांटम यील्ड से मतलब क्या है और क्वांटम यील्ड होती क्या है। ठीक है, क्वांटम यील्ड होती क्या है, तो किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में अवशोषित किए जाने वाली एनर्जी जो होती है या फोटोन जो होता है उसका अवशोषण के पश्चात अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्याओं के मध्य जो अनुपात होता है
उसे क्वांटम यील्ड कहते हैं, और क्वांटम यील्ड को अपन फाई से प्रदर्शित करेंगे भाई, फाई के बराबर होगा। और फाई यहाँ पे क्या है, क्वांटम यील्ड से मतलब है। यानी कि मैं बोलना चाहूं तो यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं कि एक निश्चित समय में फोटोन अवशोषित जो करता है, रुकिएगा भाई, क्या बोलूंगा कि निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या बटा उसी समय क्या लिखे होगे भाई, कि फाई बराबर क्या होगा, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय अवशोषित कुल फोटोन। बात समझ में आई होगी भाई, उसी समय से मतलब क्या है। देखना भाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, निश्चित समय में अवशोषित या एब्जॉर्ब अवशोषित की गई, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या। यहाँ पे क्या होगा भाई, फोटोन करने वाले अणुओं की संख्या बटे क्या लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं अपन, उसी समय अवशोषित कुल फोटोन, उसी समय अवशोषित कुल फोटोन। ठीक है भाई, तो क्या लिखोगे अपन, क्या बोल सकते हैं, किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में अवशोषित किए गए लाइट या फोटोन एवं अवशोषण के पश्चात अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्याओं के मध्य अनुपात क्या होती है, क्वांटम यील्ड के बराबर होती है या प्रदर्शित करती है। तो अपन को पता है कि यदि किसी पदार्थ के द्वारा 6 पॉइंट, यानी अपन ने देखा था कि किसी भी अणु के द्वारा या पदार्थ के द्वारा, किसी एक अणु के द्वारा कितनी फोटोन ऑब्जर्व किया जाता है, 6.023 इंटू 10 की पावर -23 मोलिक्यूल से मतलब था भाई। इतना क्या कर रहे थे वो, एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अवशोषण को 1 आइंस्टीन के बराबर माना गया था भाई। अरे भाई एनर्जी जो थी अवशोषण कर रहा था वो कितना था, 10 की पावर 8 लैम्डा। इसको मैंने बोला था 1 आइंस्टीन के बराबर। एक आइंस्टीन बोला था मैंने। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो अवशोषण एक अणु मोल या एक अणु मोलिक्यूल कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था भाई, यानी कि एक अणु में कितने मोलिक्यूल्स, अरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, एक अणु जब एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था तो यहाँ पे तो बहुत सारे थे अणु थे, तो एक अणु मोलिक्यूल यहाँ पे कितने किसके बराबर होता है, एन के, एन यहाँ पे नंबर ऑफ अवगाद्रो। तो यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर -23 मोलिक्यूल्स इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, यानी एक मोलिक्यूल इतनी एनर्जी को मोलिक्यूल थे तो वो किसके बराबर थे, एक आइंस्टीन को क्या कर रहे थे, एनर्जी को वहां पे एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पे दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ कि फाई जो है वो किसके बराबर हो सकता है, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले मोल्स की संख्या। क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे दूसरी चीज अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, फाई किसके बराबर है, यहाँ पे निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले मोल्स की संख्या।
मोल से मतलब क्या है भाई, कितने मोल्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो नीचे क्या लिख सकता हूं मैं भाई, उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। भाई के बराबर यहाँ पे होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये फाइव बराबर निश्चित समय में फोटोन अवशोषित किए गए मोल की संख्या बटे उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। और मैंने यहाँ पे बताया कि एक आइंस्टीन जो होता है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 2 × 10⁸ बटा लैम्डा, इतनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। और एक अणु का मतलब क्या था भाई, एक अणु से तो मतलब था वो कितना फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था, h में। लेकिन स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक अणु मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था भाई, एक अणु मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भाई Na, और Na hν कर रहा था। अरे भाई मैंने बताया था कि जब कोई फोटोन, एक सैंपल है, एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत सारे हैं उसमें, अणु बहुत सारे, एक मोल तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोन होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एक अणु मॉलिक्यूल बराबर होगा Na, और Na का मतलब होगा अवगाद्रो नंबर, और अवगाद्रो का मतलब 6.023 × 10⁻⁻23 मोल होंगे। तो ये सारी बातें मैंने क्या बताई है आपको, क्वांटम यील्ड के बारे में बताई है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 होगा, वो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बटा अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, अवशोषित आइंस्टीन की संख्या के बराबर होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वांटम यील्ड से क्या मतलब होगा भाई, अवशोषित समय में करने वाले अणुओं की संख्या, अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या बटा उसी समय अवशोषित किए गए फोटोन की संख्या। ये सारी बातें मैंने क्वांटम यील्ड के बारे में अभी और इससे आगे डिटेल से डिस्कस और करेंगे, इसको दोबारा से एक बार और देखेंगे अपन क्वांटम यील्ड क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन क्या देख रहे थे भाई, यूनिट फोर्थ की बात करूं मैं, कौन सी थी भाई, फोटो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। और अपन क्या देख रहे थे भाई, वहां पे क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो क्या बताया था मैंने भाई, यहाँ पे क्या बताया था कि जब कोई अपन देख रहे थे कि एक मोल अणु की बात कर रहा था मैं Na से, NaS में, अरे इतनी एनर्जी का क्या कर रहा था भाई, एब्जॉर्प्शन कर रहा था। मैंने क्या बताया, ये कोई फोटोन, मैं किसी सैंपल पे फोटोन डालूंगा तो वो क्या कर रहा था, hν एब्जॉर्ब कर रहा था, hν एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कोई फोटोन, किसी भी मॉलिक्यूल्स पे अगर मैं जब फोटोन डालता हूँ तो फोटोन डालने पर जब वो hν क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे में एक अणु मोल हो तो कितना एब्जॉर्ब करेगा भाई, Na, और Na के बारे में अपन जानते हैं 6.023 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल, इतने मोल्स प्रेजेंट होते हैं भाई, इतने मोल्स क्या होते हैं एक अणु में, एक अणु मोल में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्क आइंस्टीन में कि E बराबर जो होता है वो NaHν क्या होता है, और एनर्जी जो होती है एक आइंस्टीन के बराबर आती है 2 × 10⁸ लैम्डा, इसके बराबर एक मोल जो अणु मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, इतनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, इतनी अणु मोल का क्या करता है भाई, एब्जॉर्प्शन करता है।
तो मैंने बताया कि भाई जो क्वांटम मिल्ट किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में अवशोषित किए गए लाइट एवं फोटोन एवं अवशोषण के पश्चात अभिक्रिया वाले अणुओं की संख्या के मध्य अनुपात को क्वांटम मिल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे मैंने बताया कि फाई जो है वो क्या बोल सकते हैं, फाई बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे, निश्चित समय में अवशोषित, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या, डिवाइड बाई कुल उसी समय अवशोषित कुल फोटोन, ठीक है। ऐसे में क्या बोलेंगे हम, फाइव बराबर क्या होता है, यदि किसी पदार्थ द्वारा इतने मोल क्या करे जाए भाई, अवशोषण हो, तो इस अवशोषण को एक आइंस्टीन के बराबर मानना था अपन। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि फाइव बराबर निश्चित समय में अवशोषित करने वाले मोल्स की संख्या, फाइव बराबर निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले मोल की संख्या बटे क्या लिख सकता हूं मैं नीचे, उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या लिख सकता हूं भाई, ये बात मैं लिख सकता हूं यहां पे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो फाइव बराबर जो होगा वो किसके हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन बटे रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बटे अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि फाइव बराबर निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणुओं की संख्या उस बटे उसी समय अवशोषित कुल फोटोन। मतलब क्या हुआ भाई, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणु कितने हो सकते हैं भाई, एन। अरे भाई क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, एन मोल, कितने भी फोटोन हो सकते हैं एब्जॉर्ब करें, कितने भी एब्जॉर्ब कर ले भाई, कितने भी एब्जॉर्ब कर ले। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले कुल अणुओं की संख्या बटे उसी समय अवशोषित कुल फोटोन, यानी कुल फोटोन कितने हैं। अरे भाई साहब कितने भी हो सकते हैं, वो तो अपन काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं भाई, अपन कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए एक सैंपल में, कितने भी हो सकते हैं ऐसे। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले मोल की संख्या, और मोल से मतलब क्या होगा भाई यहाँ पे, अरे भाई मोल से मतलब है Na, और Na यानी अवोगाद्रो नंबर मोल। अरे भाई एक अणु मोल में कितने हो सकते हैं, Na, और Na में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मोल प्रेजेंट हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पे क्या बोला, मैंने क्या बोला, फाइव बराबर रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन
रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिवाइड बाय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। तो अब आगे अपन बात करें किस चीज की भाई, किस चीज की? अरे भाई मैंने बताया एक आइंस्टीन होता 2 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा। तो स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फाई का मान सदैव 1 होना चाहिए। स्टार्क जो है आइंस्टीन, उसके अकॉर्डिंग फाई का जो मान है वो कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। लेकिन यह मान 1 से अधिक या 1 से कम होता है। कैसे? फाई क्या होता है? या तो ग्रेटर देन 1 हो, और यह क्या है? फाई लेस देन 1 हो। कुछ भी हो सकता है। 1 से अधिक मान तभी प्राप्त हो सकता है जब एक फोटोन का अवशोषण करे। 1 से अधिक मान कब प्राप्त होता है भाई? जब 1 से अधिक फोटोन का यहाँ पे क्या हो? एब्जॉर्प्शन होता हो। एक्साइटेड स्टेट में कई अन्य अक्रिय अणुओं से टकराकर उन्हें सक्रिय अवस्था में पहुंचा देता है। यानी कि मतलब है कि जब भाई एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है कोई लाइट, तो वो क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। और ये जब अक्रिय अणु को सक्रिय करना है तो अपन को फोटोन देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब फाई का मान 1 से अधिक हो, या मतलब कब होगा? जब मैं एक फोटोन डालूंगा। और एक फोटोन डालने से मतलब ये है कि भाई जैसे ही मैंने किसी एनर्जी लेवल में एक फोटोन डाला, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे? ट्रांजिशन, तो वो क्या करेंगे? असक्रिय से सक्रिय में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो भाई, आप क्या लिखोगे? स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग फाई का मान सदैव 1 से अधिक, फाई का मान सदैव 1 होना चाहिए, किंतु वास्तव में यह मान 1 से अधिक एवं 1 से कम भी हो सकता है। 1 से अधिक मान का तभी प्राप्त होता है जब एक फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात एक्साइटेड मॉलिक्यूल कई अन्य अक्रिय अणु से टकराकर उन्हें सक्रिय अवस्था में पहुंचा दे। इसके परिणाम स्वरूप मात्र एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं को सक्रिय किया जा सकता है एवं फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय हुआ अणु किसी पात्र की दीवार अथवा अक्रिय करने वाले पदार्थ से टकरा जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है एवं मॉलिक्यूल रिएक्शन दर्शाने में असमर्थ होता है। अतः अवशोषित फोटोन की तुलना में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है, जिससे फाई का मान 1 से कम होता है। अब मेरी बात समझिएगा भाई ध्यान से। इतनी बात आप लिखने के बाद क्या देखोगे? देखना, मैंने बात बोली या तो फाई ग्रेटर देन क्या हो 1, या फाई क्या हो लेस देन 1। 2 कंडीशन होती है। अब पहली कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन। अगर भाई फाई का मान 1 से ज्यादा कब होगा? जब कोई ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है भाई, फोटोन डालूंगा मैं, जाएगा। तो फाई का मान जब 1 से ज्यादा होगा, फाई का मान जब 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे होगा क्या? ये ग्राउंड स्टेट है और ये है एक्साइटेड स्टेट से। 1 से ज्यादा तभी होगा जब एक फोटोन का क्या करे? एब्जॉर्प्शन करे। और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या करे? जो अक्रिय अणु है या अनएक्टिव बोल सकते हैं, अनएक्टिव जो मॉलिक्यूल है, वो क्या करे? एनर्जी लेके यहाँ पे फोटोन लेके क्या करे भाई? सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए। और एक्टिव हो जाने के बाद में वो रिएक्शन को आगे प्रोड्यूस कर दे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेटर देन 1। यानी कि मैं क्या बोलूंगा भाई कि एक्साइटेड स्टेट में जब कोई अणु है या मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा? फोटोन लेगा और अनएक्टिव से एक्टिव बन जाएगा। और एक्टिव बनने की इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे यहाँ पे कि मॉलिक्यूल क्या हो? एक्टिव हो जाए एक्साइटेड स्टेट में फोटोन देने से, एक फोटोन के अवशोषण से। उस कंडीशन में फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है।
लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर 1 से कम हो, कैसे भाई? 1 से कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 से कम होने का मतलब ये होगा कि जब कोई मॉलिक्यूल है, मैं उसको 1 से कम फोटोन का अवशोषण करे, 1 से फोटोन को तो अवशोषण करे ही, साथ ही साथ वहां पे क्या हो भाई, जो अनएक्टिव कंपाउंड है तो वो अपने मॉलिक्यूल से टकरा कर, यानी कि जैसे फाइव की 1 से कम कब होगी, जब मैंने कोई फोटोन डाला तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करने लग जाए, आपस में टक्कर करने लग जाए, एनर्जी वेस्टेज हो जाए वहां पे, और वो अनएक्टिव का इनएक्टिव ही रह जाए। तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूं तो वो क्या होगा, अनएक्टिव मॉलिक्यूल होने की वजह से वहां पे फाई की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ये सारी बात आप लिख लीजिएगा भाई, अच्छे से समझिएगा भाई इस चीज को। क्या बोलूंगा मैं कि जब कोई मॉलिक्यूल 5 ग्रेटर देन कब जाओगा भाई, अरे भाई फाई की वैल्यू जब ज्यादा कब होगी, यहाँ पे ज्यादा एक ही कंडीशन में होगी भाई, कौन सी कंडीशन में, जब मैं वहां पे क्या कर दूं, कोई मॉलिक्यूल है उसको मैं अगर एक फोटोन देता हूं, या उसकी तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वहां पे वो उस फोटोन को लेके अनएक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी देगा, एनर्जी देने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वहां पे एक्टिव हो जाएगा, और उस वाली कंडीशन को तो बोलूंगा मैं 5 ग्रेटर देन है। अरे भाई एक की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक की वैल्यू कम, 1 से कम हो फाई की वैल्यू, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन तब होगी कि जब किसी मॉलिक्यूल को मैं एनर्जी तो दे रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात, एनर्जी तो दे रहा हूं, लेकिन वहां पे जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड स्टेट में वो अपनी क्या करे, यहाँ पे वो कुछ भी ना करके वहां पे एनर्जी को क्या करे, टक्कर में वेस्ट कर दे, यानी कि बोलना चाहे अपन तो क्या करे वो, कि आपस में एनर्जी लेवल्स टक्कर करके वहां पे क्या कर दे, एनर्जी को वेस्ट कर दे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी भाई, और फिर क्या हो, वो लेस देन 1 ही रहेगी, वहां पे जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 ही रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई। अब बात करता हूं नेक्स्ट दे लो, चलिए भाई नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वांटम यील्ड का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। क्या लिखोगे भाई, क्वांटम यील्ड का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की बात करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए भाई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। देखिए भाई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से क्या मतलब होगा यहाँ पे वो समझते हैं। तो क्वांटम यील्ड को प्राप्त करने के लिए विक्रिया का वेग एवं अवशोषित की जाने वाली प्रकाश के आइंस्टीन की संख्या ज्ञात करना आवश्यक होता है अपन को। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेग एंड अवशोषित या एब्जॉर्ब की गई क्या अवशोषित की गई प्रकाश आइंस्टीन जिसे बोलते हैं अपन, इनको समझना या इनको
देखना अपन को क्या है यहाँ पे देखना भाई। तो अपन को पता है अवशोषित की गई आइंस्टीन से मतलब क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एन ए, अरे भाई एनर्जी कितनी थी एक आइंस्टीन के, 10 की पावर 8 है लैम्डा। ये भाई बहुत मोस्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, क्वांटम फील्ड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन जब हम करेंगे तो इनकी क्या किस किस बेस में देखेंगे भाई, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया के वेग अवशोषित किए गए प्रकाश के आइंस्टीन की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आइंस्टीन की अवशोषित आइंस्टीन की संख्या ज्ञात करना देखते हैं कैसे करते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटर होता है कुछ इस तरीके से, ये कोई सोर्स है, ठीक है भाई, ये क्या है कोई सोर्स बनाया मैंने, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे मैंने लगा दिया एक लेंस, क्या लगाया भाई, लेंस यहाँ पे। लेंस मैंने लगा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर एक इंस्ट्रूमेंट होगा मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेट जिसे अपन बोलेंगे भाई, क्या हुआ मोनोक्रोमेट। अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है सैंपल, ठीक है, सैंपल, और फिर होता है डिटेक्टर जिसे अपन डी से डिनोट कर रहे हैं। सैंपल से कोई रेडिएशन निकलेगी और लेंस पे जाएगी भाई, ये क्या है लेंस, ये क्या है लेंस। अब ये रेडिएशन क्या करेगी, किस पे जाएगी, मोनोक्रोमेट पे, ठीक है। मोनोक्रोमेट से जो रेडिएशन जाएगी वो किस पे जाएगी भाई, सैंपल पे, सॉरी हाँ सैंपल पे, सैंपल पे जाके गिरेगी। इतनी बात समझ में आ गई भाई। सैंपल से रेडिएट क्या होगी यहाँ पे, डिटेक्टर पर जाके गिरेगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पे सोर्स के बारे में बात करूंगा तो सोर्स होता क्या है, सोर्स यहाँ पे जो होता है वो यूवी और विजिबल लाइट को उत्पन्न करता है भाई, यूवी एंड विजिबल लाइट, जो लाइट होगी उसको वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। अरे भाई फोटोन पढ़ रहे हैं अपन, फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो फोटो में भाई यूवी और विजिबल का रोल होता है मेन, मैंने पहले ही बता दिया था ये। तो यहाँ पे क्या होगा, यूवी और विजिबल लाइट को वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। अब यूवी लाइट के लिए मुख्य रूप से जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज। यूवी के लिए जो होता है वो क्या होता है भाई, हाइड्रोजन डिस्चार्ज। यूवी लाइट में काम में क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज। लाइट का लैंप का यूज करा जाता है। ये भाई मैं बता रहा हूँ आपको सोर्स कैसा लेना है उसके बारे में, ठीक है। जबकि विजिबल लाइट जो होती है वो विजिबल, अगर विजिबल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे विजिबल में क्या लिया जाता है भाई, टंगस्टन तंतु जिसे बोलते हैं अपन, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट की बात मैं करूंगा। सोर्स द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश क्या करेगा, अब जो अपन ने यहाँ पे रीजन्स देखे, यूवी और विजिबल लाइट निकलेगी यहाँ से, तो यूवी के अंदर तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज काम लैंप काम में लेंगे अपन, और विजिबल में यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट काम में लेंगे। अब जो इस सोर्स से जो लाइट निकलती है वो किस पे जाके गिरती है भाई, लेंस पे जाके गिरती है, और लेंस क्या करता है, इस लाइट को सेपरेट कर देता है। मतलब कि यहाँ पे जो लेंस है
इसको क्या करेगा, संकेंद्रित, जिसे बोलेंगे करके आगे बढ़ा देता है। अब फिर बात करूंगा मैं यहाँ पे, लेंस का इतना काम होता है कि इसको संकेंद्रित करके आगे भेज देता है लाइट को। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, भाई साहब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोनोक्रोमेट्स की, मोनोक्रोमेट्स होते क्या है, तो मैं बोलूंगा कि सोर्स से प्राप्त लाइट को मोनोक्रोमेट पे जो है वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। मोनोक्रोमेट यानी यहाँ पे जो लाइन आई भाई वो कैसे आएगी, मोनोक्रोमेट ऐसे सेपरेट करके उसको भेज देगा, किस पे, सैंपल पे। मोनोक्रोमेट क्या करता है, लाइट को सेपरेट करके भेज देगा सैंपल के ऊपर। अब सैंपल यहाँ पे जो होता है उस सैंपल होल्डर, उससे बोलते हैं सैंपल होल्डर। और सैंपल होल्डर होता क्या है भाई, इसमें ये जो दो तरीके की क्या होती है भाई, खिड़कियां लगी होती है जिससे लाइट प्रवेश कर सकती है। यहाँ पे सैंपल जो होता है दो खिड़कियां होती है भाई, दो खिड़कियां होती है, विंडो। अब क्या होता है, यहाँ पे दो खिड़कियां लगी होती है, एक यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक करता है विजिबल लाइट को। अब यूवी विजिबल से मतलब क्या है, जो यूवी लाइट आती है, यूवी लाइट की अगर मैं बात करूंगा वो रीजन के लिए क्या बनी होती है भाई, जो खिड़की होती है वो किसकी बनी होती है, क्वार्टज, क्वार्टज की बनी होती है। जबकि यहाँ पे विजिबल के लिए जो बनी होती है वो होती है कांच की भाई, कांच। कांच की यहाँ पे क्या होती है, खिड़की लगी हुई होती है, जो क्या करती है, विजिबल रीजन के लिए कांच की होती है और यूवी के लिए क्वार्टज की बनी होती है, ताकि यहाँ पे जो यूवी लाइट आए, यानी कि यूवी लाइट का मतलब क्या है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज से उत्पन्न होती है यूवी लाइट, तो वो क्या करे, जैसे सैंपल पे आए यूवी में क्या होगा, क्वार्टज, और क्वार्टज की खिड़की जो होगी वो उस लाइट को क्या करेगी, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो डिटेक्टर के पास भेज देगी, ताकि अपन को उसकी क्वांटम यील्ड का पता चल सके, उसकी फाई की वैल्यू का क्या चल सके भाई, पता चल सके। ठीक है भाई। अब जो सैंपल में यूवी के साथ यहाँ पे विजिबल भी था, तो विजिबल में कौन सी खिड़की होती है भाई, कांच की। तो मैंने क्या कहा था, टू विंडो, यानी कि दो खिड़कियां होती है यहाँ पे सैंपल होल्डर के अंदर। तो यहाँ पर यूवी जो लाइट है वो क्या करती है, क्वार्टज का एब्जॉर्प्शन करती है, क्वार्टज की लगी रहती है लाइट खिड़की, और जो विजिबल लाइट है वो कांच की लगी हुई होती है भाई, कांच की लगी हुई होती है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं यहाँ पर अब देखो डिटेक्टर पे जैसे ही डिटेक्टर आके गिरती है, ये क्या करता है, डिटेक्टर का काम क्या होता है भाई, जैसे ही सैंपल होल्डर पे आने वाली लाइट की तीव्रता को क्या करेगा, ये नापेगा। लाइट की जो स्पीड है उसको क्या करेगा भाई, नापता है। ठीक है भाई। इसके लिए इसमें क्या लगा होता है, विद्युत सेल लगे होते हैं भाई, विद्युत सेल लगा हुआ होता है, लाइट विद्युत सेल काम में लिया जाता है भाई। तो ये सारी बातें मैंने क्या बता दी भाई, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में बताई भाई, क्वांटम यील्ड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बारे में आपको बता दी है। तो अगर आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, सोर्स जो है उसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यह है यूवी विजिबल लाइट के उत्पन्न कर सकता है, लाइट को उत्पन्न कर सकता है। यूवी लाइट के लिए मुख्य रूप से हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप काम में लिया जाता है, जबकि विजिबल लाइट
के लिए टंगस्टन तंतु काम में लिया जाता है। सोर्स द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश लेंस की सहायता से, सोर्स के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश लेंस की सहायता से संकेंद्रित करके आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेट क्या होते हैं भाई? मोनोक्रोमेट के बारे में, यह सोर्स से प्राप्त लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगा भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगा। फिर है नेक्स्ट, अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे सेकंड वर्ड में कि सैंपल डिटेक्ट होल्डर क्या होगा। सैंपल होल्डर में क्या होगा कि मोस्टली यहाँ पे सैंपल होल्डर होगा वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पदार्थ की बनी खिड़की होती है। पारदर्शी बनी पदार्थ की क्या होती है? यहाँ पे खिड़की होती है। और ये क्या करता है भाई? जिनसे होकर लाइट प्रवेश कर सकती है, यानी कि जिनसे होकर यहाँ पे क्या हो, लाइट प्रवेश कर जाए, पारदर्शी खिड़की होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, विजिबल रीजन के लिए कांच की, विजिबल रीजन के लिए कांच की, यूवी रीजन के लिए क्वार्टज की बनी होती है। इसके भीतर रिएक्शन मिक्सचर को रखा जाता है, रिएक्शन मिक्सचर को रखा जाता है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे भाई आप? डिटेक्टर, डिटेक्टर के बारे में लिखोगे क्या कि जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये सैंपल होल्डर से आने वाली लाइट की तीव्रता को क्या करता है भाई? नापता है। सैंपल होल्डर से आने वाली जो लाइट की स्पीड है उसको नापता है भाई। इसके रूप में मुख्यतः लाइट विद्युत सेल काम में लिया जाता है। इसके रूप में मुख्यतः क्या लिया जाता है? लाइट विद्युत सेल काम में लिया जाता है। देखिए भाई, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में। वर्किंग प्रोसेस क्या है? ठीक है भाई, तो मैं अगर वर्किंग प्रोसेस की अगर बात करूंगा तो सर्वप्रथम सैंपल होल्डर को खाली रखकर निश्चित समय टी तक, खाली रखकर इसमें निश्चित समय टी तक, अगर मैं जैसे टी तक यहाँ पे क्या करूं, निश्चित समय टी तक क्या करूं, यहाँ पे सोर्स से लाइट गिराई जाती है। मतलब सैंपल को मैं क्या रखूं भाई? खाली रखूं और निश्चित समय टी तक यहाँ पे जैसे ही मैं लाइट गिराऊंगा यहाँ पे सैंपल से, सैंपल होल्डर पर सोर्स से लाइट गिराऊंगा तो लाइट की जो तीव्रता ज्ञात करी जाती है वो क्या होती है भाई? आई नोट। अरे भाई सैंपल को मैं खाली रख के वहां पे क्या करूं, सोर्स के द्वारा लगातार लाइट गिराते जाऊं तो वहां पे जो अपन को इंटेंसिटी मिलेगी, तीव्रता मिलेगी लाइट की, वो क्या होती है भाई? आई नोट के बराबर होगी। अब नेक्स्ट में क्या करूंगी, सैंपल होल्डर पर जैसे ही माना उसमें अभिकारक की सांद्रता सी नोट है। सांद्रता क्या है? कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? सी नोट है अभिकारक की। ठीक है भाई, अभिकारक की यहाँ पे सांद्रता क्या है? सी नोट है। तो सैंपल पर गिराई, अपन ने सैंपल पे क्या करा? टी समय तक गिराया, लाइट गिराई। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर है वहां पे जब आई नोट की वैल्यू है वो आई टी ट्रांसमिट होगी तो आई टी के बराबर होगी। तो भाई से इसके लिए जब मैं गिराऊंगा तो यहाँ पे जो टी समय तक गिराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगी? आई टी हो जाएगी भाई। जैसे कंसंट्रेशन अभिकारक के साथ अपने पास सी नोट कंसंट्रेशन वाला है और उसमें टी समय तक लगातार मैं जब जैसे ही सैंपल में क्या करूंगा, पहली बात तो कि खाली रख के यहाँ पे क्या करूंगा मैं, टी समय तक, समझ रहे मेरी बात? तो वहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नोट आएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे सैंपल में अभिकारक जो है वो कंसंट्रेटेड जो है उसकी सी नोटर उसकी टी समय तक उस पर लाइट गिराई जा रहा हूँ तो वहां पे डिटेक्टर की जो तीव्रता होगी डिटेक्टर तक जाने की उसकी आई टी मान लेते हैं अपन, तीव्रता पहुंचती है। तो सैंपल द्वारा अवशोषित लाइट की मात्रा क्या होगी?
अब सैंपल द्वारा जो अवशोषित हुई वो कितनी होगी भाई? अरे मैंने यहाँ पे आई गिराई, आई टी, और आई यहाँ पे क्या था? आई नोट आया, एक ये चीज आई भाई टी समय तक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गिराऊंगा तो जो आई के द्वारा एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगी, आई के द्वारा कितनी एनर्जी का हुआ भाई टी समय तक? सैंपल द्वारा अवशोषित लाइट की मात्रा कितनी होगी? आई बराबर आई नोट प्लस माइनस आई टी के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई आपको? तो यहाँ तक क्या लिखोगे? सर्वप्रथम सैंपल होल्डर को खाली रखकर निश्चित समय टी तक इस पर सोर्स से लाइट गिराई जाती है। इस समय के दौरान सैंपल होल्डर से प्राप्त हुई लाइट की कुल तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। माना यह आई नोट है, क्या कि टी समय तक गिराया और इसकी तीव्रता कितनी है? आई नोट आई। नेक्स्ट अगर लिखना चाहो तो क्या होगा? अब अभिकारक की एक निश्चित सांद्रता सैंपल होल्डर में डाली जाती है। भाई निश्चित सांद्रता सैंपल में डाल दी सी नोट वाली, ठीक है। अब इस पर टी समय तक क्या गिराई जा रही है? अब सैंपल होल्डर पर निश्चित समय टी तक फिर से लाइट गिराई जा रही है। माना इस समय में डिटेक्टर तक आई टी मान की तीव्रता पहुंचती है, यानी आई टी मान की तीव्रता यहाँ पे पहुंची। जैसे मैंने सी नोट किया टी समय तक, जैसे मैंने लाइट गिराई तो यहाँ पे जो क्या आई? वो आई टी आई तीव्रता। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? तो सैंपल द्वारा अवशोषित लाइट की मात्रा क्या होगी? आई नोट माइनस आई टी के बराबर होगी भाई। अब सैंपल होल्डर में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। माना एक अभिकारक की सांद्रता सी नोट से परिवर्तित होकर सी टी हो जाती है, अतः अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा भाई? अरे भाई इसकी सांद्रता मानो सी नोट से परिवर्तित होकर क्या हो गई? सी टी हो गई। तो अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारकों की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन तो क्या हो जाएगा भाई? सी नोट माइनस सी टी के बराबर हो जाएगा। सी नोट माइनस सी टी के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिकारकों में की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ क्या भाई, क्या लिख सकता हूँ? और तो यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन की दर कितनी आएगी भाई? रेट। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की रेट कितनी आएगी? रेट आएगी सी नोट माइनस सी टी बटा टी, यानी मतलब टी समय तक यहाँ पे कंसंट्रेशन सी नोट से सी टी के अंदर हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो क्या आएगी वहां पे? रेट सी नोट माइनस सी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगी भाई? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगी? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगी भाई? सी नोट माइनस सी टी बटा टी के बराबर आएगी। तो यहां पर अब एक चीज अपन को मिल गई भाई, यहां पे अपन को एक चीज मिल गई। यहां पे क्या मिला भाई अपन को? देखिए भाई क्या मिला? रेट ऑफ रिएक्शन सी नोट माइनस कंसंट्रेशन सी नोट माइनस सी टी मिली अपन को टी समय तक। तो यहाँ पे अपन को फाई की वैल्यू मिल सकती है भाई, और फाई बराबर क्या होता है? यहाँ पे क्वांटम यील्ड हो सकता है, क्वांटम यील्ड हो सकता है भाई। क्वांटम यील्ड क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय ऑब्जर्व लाइट, ऑब्जर्व लाइट अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करी जा रही है भाई, कितनी। यहाँ पे क्या आ गई? क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला आ गया, फाई बराबर रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन एब्जॉर्ब लाइट अमाउंट, यानी जो लाइट है उसका कितना क्या कितनी एब्जॉर्ब करी जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फाई बराबर रेट ऑफ रिएक्शन सी नोट माइनस सी टी डिवाइड बाई टी,
और एब्जॉर्ब लाइट अमाउंट कितना हो गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आई नोट माइनस आई टी के बराबर आ जाएगा भाई। यहाँ पे आई नोट फाइव बराबर क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन एब्जॉर्ब लाइट अमाउंट। एब्जॉर्ब लाइट अमाउंट कितनी थी, आई, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अपन ने बात कर ली है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे जो भाई टी 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 किसके बराबर था भाई, आई बराबर क्या था यहाँ पे, आई नोट माइनस आई टी के बराबर। तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वांटम यील्ड निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। कंसंट्रेशन अभिकारक की कंसंट्रेशन सी नोट से लेके सी टी तक, और ये क्या हो गई, इसकी एब्जॉर्ब लाइट हो गई आई नोट माइनस आई टी तक। यानी कि आई नोट अपन ने क्या माना था कि जब सैंपल के अंदर क्या करें अपन, सैंपल को खाली रखे और उस पर लाइट डाली जाए, सैंपल को खाली रखे और उस पर लाइट डाली जाती है, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी जो आती है वो कितनी आती है भाई, आई नोट से आई टी तक आती है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो क्या है, देखिए भाई समझिएगा दोबारा इसको एक बार अच्छे से, कि जैसे ही मैंने क्या किया यहां पे, क्या किया भाई, मैंने यहां पे क्वांटम यील्ड का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किया। अपन ने क्या लिया, पहले सोर्स लिया और सोर्स से मैंने क्या की, लाइट वहां पे क्या करी, लेंस पे डाली, और लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करता है, सेपरेट करके आगे भेजता है, सेपरेट करके क्या करता है, आगे प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही लाइट का किस पे आएगी, जैसे ही लाइट मोनोक्रोमेट पे आएगी, तो मोनोक्रोमेट क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देता है। मतलब एक वर्णी प्रकाश में यहाँ पे क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है भाई, चेंज कर देगा। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे ही वो एक वर्णी प्रकाश को मोनोक्रोमेटिक से गुजरेगा और वो सैंपल पे जाके गिरेगा, उस सैंपल होल्डर में क्या होती है भाई, दो पारदर्शी यहाँ पे क्या होती है, खिड़कियां लगी होती है, जो किसकी बनी होती है, एक विजिबल के लिए और एक यूवी के लिए। तो विजिबल रीजन में जो काम में ली जाती है वो कांच की खिड़की होती है, और जो यूवी के लिए काम में ली जाती है वो क्वार्टज की बनी होती है। और जैसे ही लाइट किस पे गिरेगी, सैंपल होल्डर पे, सैंपल होल्डर में दो कंडीशन हो सकती है, या तो अपन क्या करें, सैंपल को खाली रखें, और या करे सैंपल में कोई कंसंट्रेशन सी नोट वाला क्या डाल दे, उसमें अभिकारक या रिएजेंट डाल दे। जैसे ही मैंने सैंपल खाली था और उसमें आई इंटेंसिटी आने वाली की तीव्रता, आने वाली लाइट की तीव्रता आई नोट, जब मैंने खाली रखी टी समय तक ढाली तो वहां पे तीव्रता क्या हुई, आई नोट। लेकिन जब मैंने उसमें सी नोट कंसंट्रेशन वाला मैंने क्या ढाला भाई, अभिकारक ढाला, उसकी कंसंट्रेशन सी नोट माइनस सी टी हो जाएगी। लेकिन आई टी क्या है यहाँ पे, जो अभिकारक के द्वारा ट्रांसमिट की गई इंटेंसिटी की तीव्रता है, यानी उसकी स्पीड होगी भाई, लाइट की क्या होगी, स्पीड होगी। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही सी नोट माइनस सी टी, फिर अपन ने क्या देखा था भाई पहले, कि दो चीज और देखी थी, क्या देखा था कि फाई बराबर निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले अणु की संख्या बटे उसी समय अवशोषित कुल फोटोन। और अपन को पता था भाई, किसी पदार्थ के द्वारा जब यानी अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 का अवशोषण होता है, तो इस अवशोषण को एक आइंस्टीन के बराबर माना जाता है, एक आइंस्टीन के बराबर माना जाता है। फाई क्या होगा, फाई बराबर होगा यहाँ पे निश्चित समय में फोटोन अवशोषित करने वाले मोल्स की संख्या बटा उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या होगी। तो यहाँ पे फाई बराबर किसके होगा, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बटे अवशोषित आइंस्टीन की संख्या के बराबर होगा। इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर अपन ने क्या करा भाई, यहाँ पे फाई क्वांटम यील्ड ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा जाओ, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बटे
ऑब्जर्व लाइट अमाउंट, ऑब्जर्व लाइट अमाउंट, ऑब्जर्व लाइट अमाउंट क्या होती है भाई यहाँ पे सी नोट माइनस सी टी बटे टी, और टी को अपन क्या लिखेंगे आई बराबर आई नोट माइनस सी टी। ये क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट टी समय तक। अरे भाई अपन ने क्या करा था टी समय तक अपन ने क्या करी थी लाइट की इंटेंसिटी देखी थी आई नोट माइनस आई टी आया था अपने पास, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे अब अपन को क्या करना है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा, यानी ये चीज आपके आ सकती है भाई क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम यील्ड को समझाइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए भाई, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, और आज फोटो खत्म हो जाएगी भाई, फोटो केमिस्ट्री पूरी खत्म कर देंगे, अभी थोड़ी देर का चैप्टर बचा है। उसके बाद में मैं आपके पास दूसरा नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ जल्दी, क्वांटम का, क्वांटम लेके आने वाला हूँ आपके पास, या फिर कोई दूसरी यूनिट लेके आना हूँ। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है भाई। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप सब कुछ डिटेल से समझा सकते हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्या है, तो आप हेडिंग क्या डालोगे भाई यहाँ पे क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले क्या है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करते हैं। अब क्या होगा भाई क्वांटम यील्ड, यील्ड का मतलब क्या है मात्रा, मात्रा से भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितना नहीं बन रहा। तो अगर मैं इस पे टेम्परेचर डाल दूं या लैम्डा की वैल्यू का क्या प्रभाव होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे भाई, छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात अगर आपके पास लाऊं भाई किसकी, क्वांटम यील्ड के फैक्टर अफेक्टिंग की, तो कुछ फैक्टर होते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग। तो पहला जो है वो ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, देखिए भाई यहाँ पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्वांटम यील्ड में बात करेंगे, यानी कि क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अब देखिए भाई यहाँ पे क्वांटम यील्ड कैसे देखेंगे, देखिए भाई यहाँ पे पहला मैं बात करूंगा टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। तो भाई साहब ताप को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा क्वांटम जो यील्ड है उसकी दक्षता क्या होगी, थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर जैसे मैंने इंक्रीज की क्वांटम यील्ड क्या हुई, इंक्रीज। समझ में आई बात कि टेम्परेचर ताप को बढ़ाने पर क्वांटम दक्षता में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो भाई, NH3 के अपघटन की क्वांटम दक्षता की अपघटन की क्वांटम जो है क्वांटम यील्ड जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर ताप पर लगभग 15 से 20% क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। अरे मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे मैं इसके अपघटन की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे कम मिलेगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 15 से 20% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 15 से 20% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का प्रभाव, यानी लैम्डा का प्रभाव।
तरंगदैर्ध्य प्रभाव से क्या मतलब है भाई? लैम्डा, अरे भाई साहब लैम्डा और लैम्डा के बढ़ने पर क्वांटम दक्षता में कमी आती है हमेशा। जैसे ही मैं इसको लैम्डा को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होगी भाई? डिक्रीज। लैम्डा इंक्रीज तो क्वांटम यील्ड क्या होगी? डिक्रीज। तो लिख सकते हो आप आसानी से इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर अफेक्टिंग थर्ड की, तो लाइट की तीव्रता का प्रभाव, यानी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट। लिख लीजिएगा भाई, आप लिख लीजिएगा लाइट की तीव्रता का प्रभाव। वो क्या होगा भाई? लाइट की तीव्रता का प्रभाव से क्या मतलब है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्वांटम दक्षता घटती है भाई। स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं बढ़ाऊंगा, प्रकाश तीव्रता अगर मैं बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे क्वांटम यील्ड जो है वो क्या होगा? मात्रा जो है, दक्षता है, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नंबर 4, और नंबर 4 क्या होगा? निष्क्रिय गैसों का प्रभाव, यानी कि अक्रिय जो गैसें होती है, अक्रिय गैसें मैं जिसके बोलूं निष्क्रिय गैसों का प्रभाव क्या है? निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। यानी निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में क्या होगी? जो यील्ड है क्वांटम जो यील्ड है वो क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। तो ये 4 बातें होती है फैक्टर अफेक्टिंग में। 4 बातें कौन कौन सी है भाई? देखना, मेरी बातें सुनना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है? प्रकाश का प्रभाव से मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, क्वांटम यील्ड क्या होगी? इंक्रीज। जैसे NH3 जो होता है उसका जब मैं रिडक्शन या अपघटन करूंगा तो क्वांटम यील्ड अपन को 100 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी बढ़ जाती है? 15 से 20% वहां पे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं लैम्डा या तरंगदैर्ध्य का प्रभाव क्या है, तो जैसे ही लैम्डा इंक्रीज होगा क्वांटम यील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी भाई। ठीक है भाई। तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइट की तीव्रता का प्रभाव, लाइट तीव्रता का प्रभाव क्या है? तो लाइट की तीव्रता से मतलब यह है कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या होगी? उतनी ही डिक्रीज होगी। निष्क्रिय गैसों का प्रभाव, इन निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। यानी कि निष्क्रिय गैसों जो होगी तो वहां पे जो क्वांटम है, क्वांटम यील्ड वो क्या होगा? अपन को ज्यादा मिलेगा, यानी कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगी उनकी दक्षता। तो अपन ने क्या देखा भाई? फोटो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कोई एक आध टॉपिक इधर उधर रह गया, उसे अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है भाई। तो आज मैंने क्या बताया? फोटो सेंसिटाइजेशन के बारे में भी बता दिया, फिर क्वांटम यील्ड के बारे में बताया। तो ये सारी बातें अपन ने अच्छे से 1 बाय 1 सीख ली है। फिर मैंने आपको बताया था फोटो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोटो केमिस्ट्री के बारे में, तो क्या होता था भाई? फोटोन इंड्यूस्ड रिएक्शन है एक तरीके की। फोटोन इंड्यूस्ड रिएक्शन ही तो है भाई। जब मैं किसी को भी फोटोन देता हूँ तो वहाँ पे रिएक्शन होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अपन देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन इस तरीके की, जैसे मैं इसको दूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये किसकी प्रेजेंस में बन रहा है भाई? फोटोन की वजह से यहाँ पे बनता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अपन ने फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या देखा था? बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ देखा। बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ के बाद में ग्रोथ-स्टोपर रूल भी देखा। स्टार्क-आइंस्टीन के बारे में डिस्कस किया। जेब्लोंस्की डायग्राम के बारे में डिस्कस किया। जेब्लोंस्की में 4-5 बातें देखी थी अपने, एब्जॉर्प्शन, रेशिमाइजेशन, इमेज, और फिर अपन ने देखा इंटरकन्वर्जन। उसके बाद में आइसोमराइजेशन, ISC, फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस, ये सारी बातें अपन ने कहाँ पे देखी है भाई? फोटो केमिस्ट्री के अंदर देखी है। और मैंने बताया स्टार्क आइंस्टीन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो स्टार्क आइंस्टीन
एग्जाम में आएगा भाई, जेबलोंस्की, स्टारकाइंस्टीन, एक टॉपिक जरूर आएगा इनमें से, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो एक क्वेश्चन वहां पे क्या होगा भाई, आएगा। तो ये सारी बातें, क्वांटम यील्ड, फ्लोरोसेंस, फोस्फोरेंस में डिफरेंस, एक क्वेश्चन फोस्फोरेंस फ्लोरोसेंस में डिफरेंस भी पूछ सकता है, बहुत बार आया है, 2009 में आया, 11 में आया, 15 में आया, ठीक है भाई। तो ऐसे ये क्वेश्चंस अपन को करने हैं। और ये फोटो केमिस्ट्री आपकी मैंने लगभग खत्म कर दी है भाई। यहाँ पे कोई एक आध टॉपिक रह गया होगा, वो इधर उधर उसको अपन देख लेंगे बाद में। अब मैं आपके पास नेक्स्ट यूनिट लेके आऊँगा भाई, ऑनलाइन आपके पास नेक्स्ट यूनिट की अपन चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, धन्यवाद।